हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश की कंप्लीट हिस्ट्री कवर करेंगे। जितनी भी हिस्ट्री से रिलेटेड चीज़ें पूछी जाती हैं, आजकल यूपी स्पेशल ज़्यादा पूछा जा रहा है, तो इसलिए इस पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। आरओ का जो एग्ज़ाम आने वाला है उसमें यूपी स्पेशल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि अब जो है यूपी से रिलेटेड क्वेश्चन बढ़ाए जा रहे हैं लगभग सभी एग्ज़ाम में। यूपी पीसीएस में अभी उतना नहीं बढ़ा है, लेकिन आरओ में काफ़ी क्वेश्चन इससे आ सकते हैं और पहले भी प्रीवियस ईयर में भी ये पूछे जा चुके हैं। तो चलिए शुरू करेंगे। ये सभी नोट्स वगैरह जितने भी हैंड रिटन नोट्स हैं वो आपको यूपी पीसीएस आरओ जो कंबाइंड पेड ग्रुप चल रहा है वहाँ पर मिल जाएगा। ज्वाइन करने के लिए व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इसी पे व्हाट्सएप करके ग्रुप की आप डिटेल्स ले सकते हैं। चाहे यूपी पीसीएस आरओ या कंबाइंड पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। उसी में सभी हैंड रिटन नोट्स, टेस्ट वगैरह या फिर जो क्विज़ वगैरह है वो सब आपको मिल जाएगा। जो करंट अफेयर वगैरह घटना सार की भी करंट अफेयर आ गई है, तो उसको भी धीरे धीरे यहाँ पे कवर कर लिया जाएगा। बाकी सभी चीज़ें जितने भी ये नोट्स वगैरह रहते हैं वो आपको ग्रुप्स में ही मिलते हैं। तो चलिए शुरू करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर प्रागैतिहासिक काल, जो पाषाण वसाण काल के कुछ स्थल हैं जिनसे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और थोड़ा टफ बन जाता है ये क्वेश्चन, तो इसको अच्छे से देखिएगा। पूरा पाषाण काल के कुछ स्थल हैं, जैसे बेलन घाटी। बेलन घाटी प्रयागराज के आसपास वाले क्षेत्र में पड़ती है बेलन घाटी, और ये विंध्य की तलहटी वाले क्षेत्र में थी, और इस यहाँ से पूरा पाषाण काल के स्थल मिलते हैं। इस तरह से क्वेश्चन आता है कि बेलन घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है, पूरा पाषाण काल के स्थल के लिए, या फिर अगर कोई स्पेशल चीज़ यहाँ से मिली है। बेलन घाटी से बहुत सारी चीज़ें मिली हैं, लगभग पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल में भी मिली हैं, तो वो सब अभी आगे देखेंगे। सिंगरौली से भी पूरा पाषाण के स्थल, मतलब यहाँ से चीज़ें प्राप्त हुई हैं। सोनभद्र में है सिंगरौली। चकिया से भी चीज़ें मिली हैं। चकिया कहाँ है? चंदौली में है। ये सब पूरा पाषाण स्थल है। लोहदा नाला एक जगह है जो कि बेलन घाटी में, यहाँ हड्डियों से निर्मित मातृ देवी की मूर्ति और पत्थर के औजार प्राप्त हुए हैं। इसको स्फटिक पत्थर कहा जाता है। तो ये औजार, मातृ देवी की मूर्ति वगैरह कहाँ मिली है, तो डायरेक्टली जो है ये फैक्ट पूछा जा सकता है, तो लोहदा नाला में मिली है, जो कि बेलन घाटी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट यहाँ पर मध्य पाषाण काल के कुछ स्थल, जैसे मेजा, करछना, सोराव, ये सब प्रयागराज के आसपास का क्षेत्र है। इसके अलावा सराय नाहर राय, ये प्रतापगढ़ का क्षेत्र है, ये भी मध्य पाषाण कालीन स्थल है। मोरहना पहाड़, ये मिर्ज़ापुर में स्थित है। ये सब चीज़ें मैचिंग में आ सकती हैं, कहाँ पर स्थित है। लेखैया, ये पूछा जा चुका है पहले एग्जाम में, मिर्ज़ापुर में स्थित है, ये मध्य पाषाण कालीन स्थल है। चौपानी मांडू प्रयागराज में है, यहाँ पे भी मध्य पाषाण कालीन चीज़ें प्राप्त हुई हैं। अब यहाँ पे कुछ और चीज़ें, जैसे सराय नाहर राय जो है वो प्रतापगढ़ में है, यहाँ से कई सारी चीज़ें मिली हैं। झोपड़ी के साक्ष्य मिले हैं, अस्थायी निवास के। 14 समाधान मिले हैं, 14 मतलब 100 मिले हैं, जो कि पूर्व पश्चिम में लिटाए गए हैं। 8 गर्त चूल्हे मिले हैं यहाँ से। युद्ध के साक्ष्य अगर पूछा जाए तो सराय नाहर राय से ही मिले हैं। और अर्धजली हड्डियाँ यहाँ से प्राप्त हुई हैं। युद्ध के साक्ष्य मिले, बाह्य आक्रमण का, इससे हमें पता चलता है कि बाह्य आक्रमण भी हुआ था। नेक्स्ट है युगल समाधियाँ हमें कहाँ से मिली हैं, स्त्री पुरुष की एक साथ में, तो महदहा से मिली हैं। हड्डी से बने बाड़ाग्र और आभूषण भी महदहा से मिले हैं। 41 सवादान गर्त चूल्हे और एक समाधि में 300, ये कहाँ से मिला है, तो ये दमदमा से मिला है, एक ही समाधि से 300, और 41 सवाधान भी यहाँ से मिले हैं। इसके अलावा मतलब ये 300 वाला याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। युगल जो समाधियाँ हैं वो महदहा से मिली हैं। 300 एक साथ कहाँ से मिले? दमदमा से। फिर 17 मानव कंकाल कहाँ से मिले हैं, तो 17 मानव कंकाल लेखैया से मिले हैं। नव पाषाण काल का कुछ स्थल है, जैसे पंचो कहाँ पर है? प्रयागराज में है। कोलडीहवा कहाँ पर है? बेलन घाटी प्रयागराज में पड़ता है। लहुरा देव कहाँ है? संत कबीर नगर में। ये सब कुछ स्थल हैं जो सीधे सीधे क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। लहुरा देव से हमें कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं, लगभग 9000 से 8000 ईसा पूर्व के बीच की बात है ये। इसके अलावा कोलडीहवा से धान की खेती के साक्ष्य में प्राप्त होते हैं। सबसे पुरानी कृषि लहुरा देव से इसके साक्ष्य मिलते हैं, और धान की खेती के साक्ष्य पहली बार कोलडीहवा से मिले थे। तो ये सब याद रखिएगा। बेलन घाटी वाला क्षेत्र है ये, लहुरा देव संत कबीर नगर का क्षेत्र है। इसके अलावा ताम्र पाषाण काल का कुछ साक्ष्य मिलता है मेरठ सहारनपुर से, जहाँ पे तांबे का प्रयोग किया गया था। तो ये मेरठ और सहारनपुर की बात है। अब कुछ और चीज़ें, जैसे जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी, तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की गई थी। 1359 में जौना खां की स्मृति में ये स्थापित हुई थी, जौनपुर की स्थापना हुई थी। जौना खां मोहम्मद बिन तुगलक के बचपन का नाम था। जौनपुर को भारत का सिराज भी कहा जाता है, सिराज हिंद भी कहा जाता है। तो ये सिराज अगर लिखा रहे तो समझ लीजिएगा जौनपुर की बात हो रही है। और 1394 में मलिक सरवर ने जौनपुर में सरकी वंश की स्थापना की थी। वैसे तो ये फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर बसाया था, लेकिन यहाँ पर सरकी वंश किसने चलाया था अलग से, तो जब तैमूर का आक्रमण हुआ था उसी टाइम पे ये मलिक सरवर था, ये एक हिजड़ा था, इसने जो है ये सरकी वंश की स्थापना की थी। सरकी वंश के 6 शासक हुए थे। पहला तो था मलिक सरवर, जिसने सुल्तान की पदवी धारण नहीं की थी, ये बस शासन करता था। और जो पहला जो स्वतंत्र शासक था वो था मुबारक शाह।
उसके बाद इब्राहिम शाह आया, जो सबसे महान माना जाता है सरकी वंश में। इसका पूरा नाम था शमसुद्दीन इब्राहिम शाह। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। शमसुद्दीन किसका नाम है? इब्राहिम शाह का। महमूद शाह उसके बाद आता है, फिर मोहम्मद शाह, फिर हुसैन शाह। पहला किसने स्थापना की? मलिक सरवर ने। और लास्ट वाला शासक कौन था? हुसैन शाह, सरकी वंश का। बाकी की जो यूपी की हिस्ट्री वगैरह है वो जब हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें ही कवर हो जाती है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें जो स्पेशली हमें यूपी में ही पढ़ना पड़ेगा वो है यहाँ पर। स्थापत्य की सरकी शैली जो है किसने शुरू की थी? इब्राहिम शाह के समय में ही शुरू हुई थी, जो सबसे महान शासक था सरकी वंश का। उसने सरकी शैली एक चलाई थी, जिस पर वहाँ पे जो भी स्थापत्य स्थापित है, मतलब जो भी आर्किटेक्चर है जौनपुर में बहुत सारे हैं, जैसे अटाला मस्जिद है, लाल दरवाज़ा है, ये सब हैं जौनपुर में, तो वो सब इब्राहिम शाह की ही शैली पर बना हुआ है, सरकी शैली पर। शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया था। शिक्षा और विज्ञान में काफ़ी रुचि थी इब्राहिम शाह की। मैथिली कवि विद्यापति जो है इब्राहिम शाह के दरबार में ही रहते थे। विद्यापति की रचना है कीर्तिलता। कीर्तिलता जो इनकी रचना है विद्यापति की, उसमें इन्हीं की बड़ाई हुई है इब्राहिम शाह की। नेक्स्ट है झंझरी मस्जिद का निर्माण इन्होंने करवाया था इब्राहिम शाह ने। अटाला मस्जिद भी पूर्ण कराई थी इब्राहिम शाह ने। लाल दरवाज़ा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? महमूद शाह ने। और इसने अपने पुत्र भीखन, इसका महमूद शाह का पुत्र था भीखन, जो कि बाद में मोहम्मद शाह नाम से जो शासक बना था उसके नाम के सिक्के चलवाए। तो पूछा जा सकता है एग्जाम में, भीखन नाम से सिक्के किसने चलवाए थे? तो महमूद शाह शर्की ने। फिर जो है 1479 में हुसैन शाह के समय बहलोल लोदी ने जौनपुर पर पुनः अधिकार प्राप्त कर लिया था। किसने जीता था वापस से जौनपुर को अपने शासन में मिलाया था? ये बहलोल लोदी ने मिलाया था। और ये जब फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर की स्थापना की थी, मलिक सरवर ने बाद में उसको स्थापित किया था, मतलब सरकी वंश की स्थापना की। और हुसैन शाह अंतिम शासक हो गया, जिसका मतलब जब मृत्यु हो गई उसके बाद बहलोल लोदी ने इसको ले लिया। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे 1857 की क्रांति और उत्तर प्रदेश के बारे में। कुछ कुछ पुस्तकें जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, ये वीर सावरकर की पुस्तक है। असबाब बगावत हिंद, ये किसकी है? सर सैयद अहमद खान की। सब 1857 की क्रांति से संबंधित हैं। रिवेलियन 1857 पीसी जोशी की है ये। द सिपॉय म्यूनिटी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857, ये आरसी मजूमदार की पुस्तक है। और केवल 1857 लिखा रहे तो एसएन सेन की पुस्तक है। ये पुस्तकें बहुत एग्जाम में पूछी जाती हैं। तत्कालिक कारण क्या था इस क्रांति का 1857 की? तो नई एनफील्ड राइफल जो आई थी कारतूस, उस पर गाय और सुअर की चर्बी होती है, तो हिंदू और मुसलमान दोनों को इससे परहेज था, तो इसलिए जो है तात्कालिक कारण यही बना था। वैसे तो बहुत सारे कारण धीरे धीरे इकट्ठा हो रहे थे क्रांति के। उस समय गवर्नर कौन था क्रांति के समय 1857 की? तो कैनिंग था। और 34वीं रेजिमेंट में बैरकपुर कलकत्ता में मंगल पांडे थे। उन्होंने सबसे पहले जो है लेफ्टिनेंट हेनरी को गोली मारी थी। कब? 29 मार्च 1857 की। ये घटने की डेट इंपॉर्टेंट है, डेट में कालक्रम में अरेंज करने को आ सकती है। पहली बार जो मंगल पांडे ने गोली मारी थी हेनरी को, वो कब? तो 29 मार्च 1857 को। उसके बाद फिर मंगल पांडे को फांसी हो गई थी 8 अप्रैल 1857 को। फिर उसके बाद जो है ये मंगल पांडे जो थे ये यूपी से संबंधित थे, तो बाद में जो है मेरठ में भी क्रांति शुरू हुई। वैसे तो ये बैरकपुर में थे कलकत्ता में, लेकिन बाद में यूपी में क्रांति मेरठ से शुरू हुई थी। यहाँ पे भी सेना ने कारतूस छूने से मना कर दिया था 24 अप्रैल 1857 में। मेरठ से क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो 10 मई 1857 को। अगर पूछा जाए, अगर मतलब रियल डेट अगर पूछी जाए 1857 की क्रांति की शुरुआत कब से हुई, तो 10 मई ही मतलब ऑप्शन आप टिक करेंगे, 10 मई 1857। फिर जो है सबसे पहले क्रांतिकारियों का कब्जा कहाँ पे हुआ था? तो ये सबसे पहले दिल्ली पहुंचे थे। 11 मई 1857 को दिल्ली पहुंचे और दिल्ली पर कब्जा किया। दिल्ली में नेतृत्व किसको सौंपा था क्रांतिकारियों ने? तो बहादुर शाह सेकंड को, और जो है बख्त खां को। बख्त खां सेनापति थे इनके, तो ये जो है इन्होंने यहाँ पे नेतृत्व किया। विद्रोह को दबाने वाला अंग्रेज कौन सा था? तो निकलसन था। निकलसन मारा गया। उसके बाद हडसन था। निकलसन और हडसन जो है अंग्रेजों की तरफ से यहाँ पर विद्रोह का दमन कर रहे थे। सबसे पहले क्रांतिकारियों ने दिल्ली को ही अपने कब्जे में लिया था और अंग्रेजों ने सबसे पहले दिल्ली को ही छुड़ा लिया था। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे अन्य स्थान नेतृत्वकर्ता और दमनकर्ता कौन है। जो लखनऊ से जो नेतृत्व की थी बेगम हजरत महल, जो कि बिजरिस खां की जो अल्पवयस्क थी उनकी माँ थी, उन्होंने नेतृत्व किया था। और यहाँ से विद्रोह का दमन किसने किया अंग्रेजों में? तो हेनरी लॉरेंस ने, जो कि मारा गया था, और कैंपेबल ने किया था। हेनरी लॉरेंस मर गया था इसी 1857 की क्रांति के दौरान। जब आप यहाँ पर जो रेजिडेंसी है लखनऊ में उसको विजिट करेंगे तो वहाँ पे ये सब मिल जाएगा, कब्र वगैरह जो है। नेक्स्ट कानपुर की बात करें तो कानपुर से नाना साहब और तात्या टोपे ने नेतृत्व किया था, और कैंपेबल जो है इसने दमन करने का काम किया था। तो कैंपेबल 2 जगह पर है, लखनऊ और कानपुर में। जो पास है उसमें देखिएगा कि आप अंग्रेज जो है सेम रहेगा दमनकर्ता वाला।
झांसी की बात करें तो रानी लक्ष्मीबाई ने यहाँ से नेतृत्व किया था और हीरोज जो है यहाँ पे अंग्रेज था जिसने विद्रोह का दमन किया था। फिर इलाहाबाद से लियाकत अली थे जो क्रांतिकर्ता, और यहाँ पर कर्नल नील था जिसने क्रांति का दमन किया था। फैज़ाबाद से मौलवी अहमदुल्ला थे। अगर क्वेश्चन पूछा जा चुका है पहले कि सबसे ज़्यादा अंग्रेज किससे परेशान थे, तो मौलवी अहमदुल्ला से, जो कि फैज़ाबाद से नेतृत्व कर रहे थे। और यहाँ पे भी विद्रोह का दमन कर्नल नील ने किया था। इलाहाबाद और फैज़ाबाद में कर्नल नील हैं जिन्होंने विद्रोह का दमन किया था। बरेली से खान बहादुर खान थे और यहाँ पर विद्रोह का दमन करने वाला अंग्रेज हडसन था। फतेहपुर से अजीमुल्ला थे और यहाँ पर अंग्रेज कौन था, जनरल रेनल्ड। जगदीशपुर जो कि बिहार में, यहीं पर देख लेते हैं इसको भी, यहाँ से कुंवर सिंह थे और यहाँ पर विद्रोह का दमन करने वाला अंग्रेज था विलियम टेलर और विंसेंट आयर। जून 1858 में विद्रोह को पूरी तरह से दमन कर दिया गया था, मतलब एक ही साल में सब चीज़ें ख़त्म हो गई, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें थी जो एक साथ क्रांतिकारी नहीं आ रहे थे, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग विद्रोह हो रहे थे। मतलब कम्युनिकेशन की कमी थी, बहुत सारी चीज़ें थी जो उस टाइम पे काम कर रही थी, जिससे ये पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया। लेकिन आगे के उसके लिए उसने बहुत अच्छा काम किया था, बहुत सारे चेंजेस भी आए। कंपनी से लेकर, जो कंपनी के पास पूरा नेतृत्व था इंडिया का, उसको लेकर क्राउन को दे दिया गया। तो उस टाइम पे ये कहा जा रहा था कि हम केवल महारानी की रैयत होना चाहते हैं, ऐसा नारा लगाया जा रहा था कि हम कंपनी के अंडर नहीं रहेंगे। भारतीयों की डिमांड थी उस टाइम पे। तो यहीं इलाहाबाद में घोषणा की गई थी कैनिंग के द्वारा 1 नवंबर 1959 को कि जो कंपनी का शासन अब नहीं रहेगा, महारानी विक्टोरिया का शासन होगा। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे कवि वचन सुधा। इसके लेखक कौन थे, तो इसके मतलब संपादन किसने किया था, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। तो ये भी याद रखिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। ब्रिटिश भारत के खिलाफ जिहाद किसने दिया था, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो देवबंद मदरसा से मोहम्मद कासिम ननाउतवी और रशीद अहमद गंगोही, ये 2 लोग थे जिन्होंने ब्रिटिश भारत के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ बेसिकली जो है जिहाद किया था, जिहाद का नारा दिया था। नेक्स्ट बात, ये दोनों नाम इंपॉर्टेंट है, कासिम ननाउतवी और गंगोही का। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना कब हुई थी, तो 1875 में सर सैयद अहमद खान के द्वारा, जो कि बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना था, यही 1920 में। नेक्स्ट बात करेंगे 28 दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था उसमें यूपी के प्रतिनिधि कौन कौन थे, तो गंगा प्रसाद वर्मा थे, प्राणनाथ पंडित थे, मुंशी ज्वाला प्रसाद थे, जानकी नाथ गोसाल थे, रामकली चौधरी, बाबू शिव प्रसाद, बाबू जमुना दास और बैजनाथ। कितने लोग हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लोग केवल यूपी के शामिल थे। 72 टोटल लोग थे जब पहला अधिवेशन हुआ था, उसमें 8 यूपी के थे। नेक्स्ट बात करेंगे 1947 तक उत्तर प्रदेश में कितने अधिवेशन हुए थे, तो 9 अधिवेशन हुए थे। सबसे ज़्यादा 2 जगह पे हुए थे, इलाहाबाद में 3 हुए थे और लखनऊ में 3 हुए थे, बाकी एक एक हुए थे। इलाहाबाद में जो 3 हुए थे, सबसे पहले 1888 में जॉर्ज यूल, जिसमें पहला अंग्रेज अध्यक्ष बना था, इलाहाबाद का ही अधिवेशन था ये। 1892 में WC बनर्जी इलाहाबाद अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे। 1910 में विलियम वेडरबर्न जो है इलाहाबाद अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे। तो ये 3 जो है इलाहाबाद में हुए थे। फिर 3 लखनऊ में हुए थे, 1899 वाला, जिसमें रमेश चंद्र दत्त जो है अध्यक्ष थे। फिर 1916 में अंबिका चरण मजूमदार थे अध्यक्ष। 1936 में जवाहरलाल नेहरू लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष थे। बनारस अधिवेशन एक हुआ था 1905 में, जिसमें गोपाल कृष्ण गोखले अध्यक्ष थे। कानपुर में एक अधिवेशन हुआ था 1925 में, जिसमें पहली भारतीय महिला जो है अध्यक्ष बनी थी, सरोजनी नायडू। और इससे पहले अगर महिलाओं की बात की जाए तो 1917 में महिलाओं में जो है एनी बेसेंट अध्यक्ष बन चुकी थी। ये पहली भारतीय महिला थी सरोजनी नायडू, जो कि अध्यक्ष बनी थी 1925 में कानपुर अधिवेशन में। मेरठ अधिवेशन हुआ था एक 1946 में, जिसमें आचार्य JB कृपलानी जो है अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट बात करेंगे चौरी चौरा, जो कि गोरखपुर की घटना है, 5 फरवरी 1922 में हुई थी, जिसमें 23 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हुई थी। जो आग लगाई गई थी विद्रोहियों के द्वारा, जो ट्रेन में उसमें पुलिस स्टेशन में आग लगाई गई थी। नेक्स्ट बात करेंगे नवंबर 1928 में साइमन कमीशन के विरोध का लखनऊ से नेतृत्व किसने किया था, तो बहुत जगह जगह से अलग अलग लोग नेतृत्व कर रहे थे इसका। तो लखनऊ से नेतृत्व किया था जवाहरलाल नेहरू ने। साइमन कमीशन कब आया था भारत, तो 3 फरवरी 1928 को। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी, तो 1923 में इलाहाबाद में, जिसके अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास और महासचिव थे मोतीलाल नेहरू। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का पहला सम्मेलन कहाँ पे हुआ था, तो 1925 में कानपुर में हुआ था। बाबा रामचंद्र ने प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा का गठन किया था 1920 में। याद रखिएगा, ये सब वन लाइनर्स हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। 1920 से 22 के बीच में किसानों का एक एका आंदोलन हुआ था, जिसका नेतृत्व किया था मदारी पासी ने। ये एका आंदोलन सीतापुर, लखनऊ, हरदोई, उन्नाव, फतेहपुर और फर्रुखाबाद में फैला हुआ था।
तो ये याद रखिएगा। इसको मतलब ये जो हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री, इसको अलग से भी पढ़ना पड़ेगा, जो कि हम मॉडर्न हिस्ट्री के तहत ही, अगर आपके पास ग्रुप वगैरह में है तो मॉडर्न हिस्ट्री वाला नोट्स अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर कोई हिस्ट्री पूछी जाती है मॉडर्न हिस्ट्री ही है वो। नेक्स्ट बात करेंगे, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो 1924 में कानपुर में। सचिंद्र सान्याल इसमें मेन थे, और उसके बाद चंद्रशेखर आज़ाद भी इसमें शामिल थे, रामप्रसाद बिस्मिल भी थे, काफ़ी लोग थे, लेकिन मेन जो सचिंद्र सान्याल हैं 1924 कानपुर। काकोरी ट्रेन एक्शन 9 अगस्त 1925 में हुआ था, जिसमें किसको किसको फांसी मिली थी बाद में? तो रामप्रसाद बिस्मिल, इनको गोरखपुर में फांसी दी गई। ये चारों लोगों का मैच करने को आता है किस स्थान पर फांसी दी गई थी इनको। अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद में, राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा में, रोशन सिंह को नैनी में जो कि प्रयागराज में है, और इनके लिए सबके लिए मुकदमा किसने लड़ा था? तो चंद्रभानु गुप्त ने। ये भी नाम पूछा जाता है एग्जाम में। चंद्रशेखर आज़ाद को वीर गति कब प्राप्त हुई थी? तो ये 27 फरवरी 1931 में अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में। अखिल भारतीय किसान सम्मेलन ये कब हुआ था? तो 1936 में, जिसके अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद और इसके सचिव थे NG रंगा, दोनों अलग अलग याद रखिएगा। फिर जो है समानांतर सरकार का निर्माण जो है कब हुआ था? तो 1942 में बलिया में चित्तू पांडे के नेतृत्व में हुआ था। उस टाइम पे अलग अलग जगह पे सरकारें बन रही थी, तो यहाँ पे भी बनी थी चित्तू पांडे के नेतृत्व में बलिया में। तो इतनी चीज़ें हैं जो यूपी की हिस्ट्री से इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी चीज़ें भी यूपी से वन लाइनर्स फॉर्म में बची है, जिसको हम पहले भी करा चुके हैं, कोशिश करेंगे इसको कराने का, लेकिन घटनासार अभी बचा हुआ है, तो घटनासार भी कराना है। आप कमेंट में बताइएगा क्या चीज़ें पहले कराई जाएँ। करंट अफेयर घटनासार भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस। ये सभी नोट्स वगैरह आपको यूपीपीसी आरओ कंबाइंड पेड ग्रुप में मिल जाएंगे। ज्वाइन करने के लिए व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इसी पे व्हाट्सएप करके आप ग्रुप की डिटेल्स ले सकते हैं, उसको प्रॉपर्ली पढ़कर ज्वाइन कर सकते हैं। क्विज वगैरह अटेम्प्ट करते रहिएगा जितने भी ग्रुप में आते हैं, अगर आप ग्रुप में ऑलरेडी आपने ज्वाइन कर लिया है तो, और बाकी टेस्ट वगैरह रिवाइज करते रहिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।